दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको किन 6 बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लाइंट अक्सर जीएसटी नंबर लेने के बाद ये गलती करते हैं और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते और जब जीएसटी इंस्पेक्टर आता है तो घबरा जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि इन बातों को ध्यान नहीं रखा तो जीएसटी नंबर आपके लिए परेशानी की वजह बन जाता है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है और क्या करना है ये आप जानते हैं। अब कौन सी 6 बातें ध्यान रखने वाली है। नंबर 1, जीएसटी सर्टिफिकेट फ्रेम करना। अपनी शॉप के अंदर जीएसटी सर्टिफिकेट को फ्रेम कराकर लगाना बहुत जरूरी है। देखिए जब जीएसटी इंस्पेक्टर आता है या जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई आता है तो वो ये सर्टिफिकेट जरूर चेक करते हैं। नंबर 2, फाइल का मैनेजमेंट। जब भी आप या कोई भी जीएसटी नंबर लेकर बिजनेस को शुरू करें तो 4 फाइलें जरूर मेंटेन करनी है। 2 फाइल परचेज की बनाओ, 1 फाइल फिक्स एसेट्स की और 1 फाइल खर्चे के लिए बिल्स की बनाओ। परचेज की 2 फाइल्स में से पहली फाइल के अंदर बिना जीएसटी वाले परचेज के बिल्स रखिए और दूसरी फाइल के अंदर जीएसटी वाले परचेज के बिल्स रखिए। वन थिंग टू बी नोटेड, सेल बिल्स की फाइल नहीं बनानी क्योंकि उसके लिए बिल बुक होती है। तीसरी फाइल फिक्स एसेट्स वाली फाइल है जिसमें आप कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी आदि जो भी आपने बिजनेस के लिए परचेज की है उनके बिल्स रखिए। और चौथी फाइल्स के अंदर एक्सपेंसेस के बिल रखिए जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, सैलरी शीट या ऑफिस या बिजनेस के लिए कोई भी जो भी आपने एक्सपेंसेस किया हो वो सारे बिल्स उस फाइल के अंदर रखिए। ये सभी फाइल्स लीगल रिकॉर्ड है। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर भी ये सभी फाइल्स काम आती हैं और रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे और केस कराने के टाइम पे यानी जीएसटी में जब आप केस कराते हो तो ये सभी फाइल्स आपको अपने सीए या अकाउंटेंट को भी दिखानी है। अब तीसरी बात, बैंक करंट अकाउंट। आपको अपनी फर्म के नेम से बैंक में करंट अकाउंट भी ओपन कराना है। इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए भी करंट अकाउंट बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आगे बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। कुछ लोग क्या करते हैं कि करंट अकाउंट ओपन नहीं कराते और सेविंग अकाउंट में ही बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट से ही काम चलाते रहो, करंट अकाउंट की क्या जरूरत है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि नोटिस आ जाता है, जबकि करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट 1 साल में 50 लाख रुपए की है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, फ्यूचर में अगर चैन से सोना है तो फर्म का करंट अकाउंट अभी खुलवा लो। अब फोर्थ पॉइंट आता है साइन बोर्ड। देखिए आपको एक साइन बोर्ड लगाना है, पता है कहां पर? अपनी दुकान, ऑफिस या बिजनेस प्लेस के बाहर, और उसमें ये वाली सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपने घर के एड्रेस पर ही अपना जीएसटी नंबर लिया हो और आपका घर मल्टी स्टोरी हो, या फिर किसी मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग प्लेस में आपने जीएसटी नंबर लिया हो, और कॉमर्शियल बिल्डिंग तो वैसे ही मल्टी स्टोरी होती है। तो क्या करें? तो गाइज करो ये कि अपने घर के नीचे एक साइन बोर्ड लगा लो और कॉमर्शियल प्लेस पर अपने ऑफिस की एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगा लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल की रिपोर्टिंग। इसे जरा ध्यान से समझो क्योंकि लोग यहां पर अक्सर गलती करते हैं। दोस्तों, किसी भी सेल की पेमेंट को रिसीव करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कैश, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन ट्रांसफर, या इसके अलावा और भी क्या तरीके हो सकते हैं आप सोचिए। आजकल ट्रेंड है फोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, फलाना पे और ढिमका पे, ये वॉलेट, वो वॉलेट और दुनिया भर के वॉलेट। अब यहां गलती क्या करते हैं? दोस्तों, दो रीजन है जिनकी वजह से मैं इस पॉइंट पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। पहला है कैश सेल। कैश सेल को लोग रिटर्न में शो करना ही भूल जाते हैं क्योंकि सेल तो हो चुकी और पैसे भी बैंक में जमा हो गए, लेकिन उनके बिल्स नहीं कटे और ना ही उनका टैक्स जमा हुआ। और जब केस कराने के टाइम पर डिपार्टमेंट पूछता है कि ये कैश कहां से आया, तो लोग यहां पर फंस जाते हैं और अल्टीमेटली कैसे निकलते हैं ये आपको पता ही है। दूसरा रीजन है कि सारे वॉलेट, गूगल पे, फोन पे आदि, वो जनरली हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं और इन्हें हम अकाउंटिंग में शामिल करना भी भूल जाते हैं। इसलिए ये सेल भी रिटर्न में नहीं जा पाती और ना ही इनके बिल्स कटते हैं। सो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, सब कुछ अपने सीए के ऊपर ही मत छोड़िए। इसलिए इस गलती को सुधारना है, छुपाना नहीं है। अपने सीए को ये सारी बातें बताएं और सारी सेल भी काटनी है और रिटर्न में भी सारी सेल शो करनी है। अब छठी बात जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है बिल बुक की प्रिंटिंग। अब क्या है कि बहुत से लोग किसी न किसी सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। वो लोग सॉफ्टवेयर से ही बिल अपना काट सकते हैं, यह लीगल है, तो उनको बिल बुक छपवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर से बिल नहीं काटते उन लोगों को सेल के लिए बिल बुक की प्रिंटिंग कराना मैंडेटरी है। तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यू डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी के रिटर्न्स मंथली भी फाइल हो सकती हैं और क्वार्टरली भी। आप इसे मंथली फाइल करो दोस्तों या क्वार्टरली फाइल करो, लेकिन हर बार आपको जीएसटी की 2 रिटर्न फाइल करनी होंगी। और वो 2 रिटर्न कौन सी है? पहली है जीएसटीआर 1, जिसमें आपकी सेल का सारा डाटा होता है, और इस रिटर्न को हर महीने की 11 तारीख या 13 तारीख को ही फाइल कर दो, और अगर नहीं की तो पेनल्टी दे दो। 11 तारीख उन लोगों के लिए है जिनकी सेल 5 करोड़ या इससे कम की होती है, और 13 तारीख उनके लिए है जिनकी सेल 5 करोड़ से
ज़्यादा है। अगर 11 तारीख या 13 तारीख में से एक दिन भी रिटर्न हमारी लेट होती है तो आपको देनी होंगी पेनल्टीज। और किसके लिए कितनी पेनल्टीज है ये आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी रिटर्न है जीएसटीआर 3बी। इस जीएसटीआर 3बी रिटर्न्स में परचेज की सारी फिगर जाती है जो कि जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होके आती है, और उस परचेज के ऊपर हमने जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम किया है वो सारी फिगर भी इसी रिटर्न के अंदर जाती है, और ये इनपुट हमें अपने परचेज के बिल से पता चलती है। अगर एक बिल भी रिकॉर्ड में आने से छूट गया तो उतना टैक्स आपको ज्यादा जमा कराना होगा। अब इसकी एक लास्ट डेट भी होती है जो कि होती है हर महीने की 20 तारीख। अगर इससे भी एक दिन लेट हुआ तो आपको इसके ऊपर भी पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों ये बात आप लिख कर रख लो कि सही टाइम पर सही डाटा अपने सीए को दोगे तभी आपकी सही रिटर्न फाइल होगी। अगर रिटर्न लेट होती है या गलत डाटा की वजह से रिटर्न गलत फाइल होती है तो पेनल्टीज आपको ही देनी है। कोई अकाउंटेंट या कोई सीए अपनी जेब से पैसे नहीं देता। मेरी इन बातों को फॉलो करो और पेनल्टी से बचो। बाय बाय, सी यू सून दोस्तों।